नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर जिस न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। अब अंग्रेजी में कहावत है कि व्हाट्स इन ए नेम, अ रोज इवन इफ इट वाज कॉल्ड समथिंग एल्स वुड स्मेल एज स्वीट, यानी गुलाब की खुशबू वैसी ही रहेगी चाहे उसका नाम गोभी होता। लेकिन कभी कभी असल जिंदगी में कहावतें फिट नहीं बैठती हैं। राज्य का नाम है महाराष्ट्र और वहां की जो चुनावी जंग इस बार हुई है वो महासंग्राम है, यानी नाम है महाराष्ट्र तो महासंग्राम है। अब कितनी बिखर गई है महाराष्ट्र की राजनीति, इसका मैं एक हिंट देता हूं कि 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, तब से 3 सरकारें बन चुकी हैं, 3 मुख्यमंत्री हुए और 4 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इन चुनावों में तमाम विषमताएं हैं। मराठा आरक्षण, ओबीसी कंसोलिडेशन, दलित वोट का डर भय, मुस्लिम कंसोलिडेशन, लाड़की बहन योजना, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, नेताओं की फीफडम यानी क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं एक एक पार्टी में अलग अलग है तमाम, परिवारों का बिखरना, परिवारों का जुड़ना, उत्तर प्रदेश के नारे महाराष्ट्र में उनका चलना ना चलना, इस तरह से तमाम विषमताएं हैं। अब इन चुनावों का असर बहुत बढ़िया होगा, यानी काफी भारी होगा। अगर महाविकास आघाड़ी हार जाती है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न आएगा। वो हरियाणा के चुनाव जीती हुई हालत में हारी है। कांग्रेस नेशनल लेवल पे एक बार फिर बीजेपी के मुकाबले हारेगी। दूसरी परेशानी आएगी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास सामने। उनकी परेशानी यह है कि उनकी पार्टी तोड़ी गई 2022 में। पार्टी तोड़ करके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे विधायक सांसद उनके साथ गए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी चुनाव हार जाती है तो शिवसेना का जो बचा हुआ धड़ा यूबीटी के साथ है, शिवसेना यूबीटी के, वो भागेगा। ये आकलन है जमीन पे लोगों का। इसके अलावा दूसरी पार्टी शरद पवार की एनसीपी भी टूटी थी। टूट करके अजीत पवार महायुति में शामिल हो गए थे। अगर एमवीए हार जाती है तो शरद पवार के पास जो एनसीपी के नेता बचे हैं उनमें भी खलबली मचेगी। तो ये इंपैक्ट आएगा और इंडिया अलायंस जो ओवरऑल है वर्सेस बीजेपी की जो नेशनल बैटल है उसमें पलड़ा भारी हो जाएगा बीजेपी लेड एनडीए का। इसके खिलाफ अगर महायुति हारती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। नुकसान बीजेपी का यह होगा कि इंडिया ब्लॉक एक डायरेक्ट बैटल में बीजेपी लेड अलायंस को टक्कर देगा महाराष्ट्र जैसे क्रूशियल स्टेट में। और इसका मतलब यह होगा कि बीजेपी की वोट अट्रैक्टिंग पावर, यानी मैग्नेट की तरह जो वोट खींचती थी, अलायंस जोड़ती थी और अच्छे अलायंस फॉर्म करके कांग्रेस और उसके यूपीए या बाकी अलायंस को हराती थी, उस क्षमता पे शक आएगा। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं दिल्ली में और उसके बाद चुनाव होने हैं बिहार में, जहां नीतीश कुमार नाम के एक नेता हैं जो हवाओं के रुख बाकी चुनावों से पढ़ते हैं और उसके बाद अपना रवैया तय करते हैं। तो अगर महायुति हारती है, बीजेपी को सेटबैक होता है, तो क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी खाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। और उसका असर क्या पड़ेगा केंद्र सरकार की जो नंबर गेम है उसके ऊपर। दूसरी तरफ जैसे शिवसेना यूबीटी का हाल होना है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाती है तो शिवसेना शिंदे गुट जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। जो नेता छोड़ करके आए थे वो क्या वापस जाने की होड़ में लग जाएंगे, ये कहा जा सकता है। इसी तरह से अजीत पवार, जिनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत अच्छी नहीं रही थी, 4 सीट लड़े थे, 1 सीट आई थी, उन पे भी असर आएगा। उनकी पार्टी के नेता क्या उनके साथ रहेंगे, इस चीज पे सवालिया निशान लग जाएगा। अब थोड़े से आंकड़े पढ़ लेते हैं। आंकड़े ये पढ़ लेते हैं कि इस चुनाव में पार्टियां किस दमखम पर अंदर चुनाव में गई हैं। महायुति की तरफ से बीजेपी 149 के करीब सीट लड़ रही है, 288 कुल सीटें हैं।
शिवसेना 81 लड़ रही है। एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 59 सीटें जीत रहा है, यानी 149, 81, 59। छोटी पार्टियां जो महायुति में है वो प्रहार जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट है, जन सुराज शक्ति है। दूसरी तरफ जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी है, उसमें कांग्रेस 101 के करीब कैंडिडेट्स हैं। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के पास, बाला साहब ठाकरे के पास 95 हैं। एनसीपी शरद पवार जो है 86 सीटों पर है। दूसरी तरफ छोटी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है जो कि रो पीट करके अलायंस पार्टनर बने हैं। मैं इसमें बाद में बताऊंगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता रो रहे थे कि उन्होंने बहुत डिमांड करी तब जाकर के 2 सीटें उनको मिली हैं। इसके अलावा पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। बीएसपी भी एक फैक्टर है। 237 कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का जो गुट है, पार्टी है, उन्होंने 17 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया है। ये किसके वोट काटेंगे ये जनता तय कर रही है। अब 2019 के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ था? बीजेपी 105 पे लुढ़क गई थी, 122 थी 2014 में। शिवसेना जो बीजेपी के साथ थी 56 सीटें लाई थी, कांग्रेस 44, एनसीपी 54। एनसीपी की परफॉर्मेंस उस समय भी अच्छी रही थी। इलाकावार महाराष्ट्र जो है वो 6 बड़े डोमिनेंट इलाकों में बटा हुआ है, और डोमिनेंट इलाके ही नहीं, डोमिनेंट परिवार भी हैं उसमें, वो कहानी बाद में आऊँगा। कोंकण इलाके में 39 सीटें हैं, बीजेपी 11 जीती थी, शिवसेना 15, कांग्रेस 2, एनसीपी 5। मुंबई इलाका बड़ा अहम है साहब। बंबई शहर माया नगरी है और 36 सीटों का आंकड़ा लेकर के वो कॉन्टेस्ट में रहती है। बीजेपी 16 जीत पाई थी, शिवसेना 14, यानी उस समय दोनों साथ थे, तो 36 में से 30 सीटें बीजेपी शिवसेना अलायंस ने जीती थी। कांग्रेस सिर्फ 2 और एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। उसके बाद आता है सबसे भयंकर इलाका विदर्भ का, जहां सारी एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट, फार्मर सुसाइड, गरीबी, ये एक तरह से कहा जाएगा कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां पे बीजेपी को 29 सीटें आई थी, शिवसेना को 4, कांग्रेस को महज 15, एनसीपी को 6। बीजेपी यहां लुढ़क करके काफ़ी सीटें 2019 में हारी थी लोकसभा के मुकाबले में, अगर हम देखेंगे। उसके बाद इलाका आता है नॉर्थ महाराष्ट्र का, यानी उत्तर महाराष्ट्र का, जहां 35 सीटें हैं। वहां बीजेपी 13, शिवसेना 6, कांग्रेस 5, एनसीपी 7 सीटें जीती थी 2019 के चुनावों में। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, बीजेपी 16, शिवसेना 12, कांग्रेस 8, एनसीपी 8 सीटें जीती थी। पश्चिमी महाराष्ट्र 70 सीटें हैं कुल मिलाकर के, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे इस इलाके में हैं। बीजेपी 20 जीती थी, शिवसेना 5, कांग्रेस 12, एनसीपी 27। यानी एनसीपी का जो सबसे बड़ा गढ़ था वो वेस्टर्न यानी पश्चिमी महाराष्ट्र था। अब ट्रेडिशनली कौन सी पार्टी कहाँ डोमिनेट करती है ये भी बहुत ज़रूरी है। कोंकण इलाका ये शिवसेना का गढ़ था। 2019 के चुनावों में शिवसेना ने अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी टूट गई। तो अब ये सेना वर्सेस सेना बैटल है। तो कोंकण में सेना वर्सेस सेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी बेटर करती है तो महायुति को फायदा होता है, अगर शिवसेना बेटर करती है तो एमवीए को फायदा होगा। दूसरी तरफ अगला आता है मुंबई। ये भी बीजेपी और शिवसेना का बेस्टियन हुआ करता था, गढ़ था। यहां पे लैंडस्केप थोड़ा बदल गया लोकसभा चुनावों में। महाविकास अघाड़ी ने यहां पे कंट्रोल किया। अब आइए नॉर्थ महाराष्ट्र। यहां 47 सीटें हैं। इस एरिया में भी 2019 में बीजेपी का शिवसेना का जो अलायंस था उसको अच्छी सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में ये इलाका शरद पवार की एनसीपी की तरफ चला गया था। अगला मराठवाड़ा इलाका भी एक बहुत अहम इलाका है। 46 विधायक यहाँ से जाते हैं। यहाँ विकास की कमी है, सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। यहाँ मराठा रिजर्वेशन जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो बीजेपी शिवसेना अलायंस की जो सक्सेस थी 2019 में यहाँ थी, मगर ये कहानी लोकसभा में पलट गई थी साहब।
अब इस इलाके के अंदर कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एमवीए ने जो वायदे किए हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी मराठा आरक्षण के लिए हम बिल ले आएंगे, ये कंसोलिडेशन अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन, दलित कंसोलिडेशन, मराठा कंसोलिडेशन होता है तो इस इलाके में एमवीए को फायदा, महायुति को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आता है पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, खेती भी बढ़िया मानी जाती है। ये कांग्रेस एनसीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मगर वहाँ इस बार पवार वर्सेस पवार बैटल है, पावर बैटल बिटवीन पवार एंड पवार, यानी अजीत पवार और उनके चचा जान शरद पवार के बीच में लड़ाई है। अजीत पवार एक तरफ हैं, बीजेपी सोच रही है कि अजीत पवार के रास्ते वेस्टर्न महाराष्ट्र में उनको उम्मीद मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनावों में ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद अजीत पवार ने एक भयंकर कैंपेन लॉन्च किया, बोथ पीआर के टर्म्स में और दूसरी तरफ आउटरीच में। अब उसके बाद आइए कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। मोटा मोटा 9 एग्जिट पोल जो आए हैं उनके रिजल्ट्स को देखते हैं तो उनको पोल ऑफ पोल्स अगर बनता है तो वो महायुति को कहते हैं लीड कर रही है। अब ये महायुति को लीड कर रही है कि बात अलग छोड़ दे, तो महायुति के लिए वो 118 से 175 के बैंड में है। कुछ कहते हैं कि 118 जितनी कम आएंगी, कुछ कहते हैं कि 175 जितनी ज़्यादा आएंगी। दूसरी तरफ 3 पोल जो है वो कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी, कोई क्लियर मैंडेट इन चुनावों से नहीं निकलेगा। अब महाराष्ट्र के जो ये नतीजे एग्जिट पोल वाले बता रहे हैं या हमने ज़मीन पे जो देखा उस सब को अगर हम जोड़ लें, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने ज़मीनी एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो दें, तो महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे पोलस्टर्स जो कह रहे हैं, मेरा पहला टेक जो है कि ये हाइपर लोकल इलेक्शन है। हाइपर लोकल इलेक्शन का मतलब है कि 288 की 288 सीटें, हर सीट पे अलग तरह का चुनाव है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की मामला है। मैं ये कहूँगा कि ये हाइपर लोकल नहीं, महाराष्ट्र स्पेसिफिक इलेक्शन है। ये महाराष्ट्र के स्पेसिफिक इश्यूज पे इस असेंबली का वर्डिक्ट आने वाला है। अब देखिए, अलायंसेज एक बड़ा फैक्टर है। कौन से अलायंस की कितनी पार्टियां क्लिक करेंगी? 3 पार्टियां दोनों में अलायंसेज में हैं, एमवीए और महायुति में। उनमें से अगर 2 फेल कर जाती हैं तो दूसरे को एडवांटेज हो जाएगी अगर उनकी एक ही फेल होती है। उसके बाद शिवसेना की टूट, ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक मामला है, ये तमाम इलाकों में डिक्टेट करेगा, क्योंकि शिवसेना, यूबीटी या एकनाथ शिंदे एक ही इलाके में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या कुछ ही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लड़ रहे हैं। अच्छी खासी दोनों मिलाकर के अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो 90 और 81, 170 के करीब सीटें लड़ रहे हैं। तो शिवसेना की टूट एक मुद्दा है। लेगेसी किसकी है? उद्धव ठाकरे की। क्या लोग एकनाथ शिंदे की ये बात मानेंगे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा से गद्दारी करी और कांग्रेस के साथ गई, उस पर विश्वास करके वोट देंगे? या उद्धव ठाकरे की बात, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी करी और वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ के ले गए? ये एक महाराष्ट्र स्पेसिफिक इशू है, महाराष्ट्र की पार्टी के लेगेसी का इशू है। उसके अलावा शरद पवार जी का पार्टी टूटी, वो भी, एनसीपी भी डोमिनेंट प्लेयर है, शरद पवार एक बड़े प्लेयर हैं। अगर इस चुनाव में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और शरद पवार 2 बड़े फैक्टर उभर करके आ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक इशू है। मराठाओं में नाराजगी बीजेपी से, ये तो मराठा अगर मराठवाड़ा में है तो क्या सिर्फ मराठवाड़ा में नहीं रहता, वो दूसरी जगह पे भी वोट देता है, तो वो भी पैन महाराष्ट्र इशू है। दलित वोटर्स अगर 400 पार से लोकसभा में बीजेपी से नाराज हुआ था, खतरा लगा था कि एक संविधान बदल करके आरक्षण रोक देंगे, वो भी इशू पूरे महाराष्ट्र का है, किसी एक रीजन का स्पेसिफिक नहीं है। यह भी कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस पीछे हट गई थी। अब हमारी खबर है कि आरएसएस ने अपनी गलती रियलाइज की है और इस चुनावों में उसने न सिर्फ बीजेपी से समन्वय किया है, बल्कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के साथ भी समन्वय किया है। पूरे महाराष्ट्र में
हमारे सूत्र बताते हैं कि करीब 60,000 छोटे लेवल की जो कोर मीटिंग होती हैं वो हुई हैं। इनको एक तरह से जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां आपको लगता है कि लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, उन गुटों के साथ मीटिंग की जाती है। तो हरियाणा में अगर 25,000 मीटिंग हुई थी इस तरह की आरएसएस की, महाराष्ट्र में 60,000 ऐसी मीटिंग हुई है। इसके अलावा विदर्भ के इलाके में किसानों से, दलितों से, तमाम इलाकों में और ओबीसी में, इन लोगों और ट्राइबल्स में, इन लोगों में आरएसएस की खास आउटरीच हुई है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस पूरे महाराष्ट्र में है। तमाम इलाकों में सोयाबीन जो है वो एक राजनीतिक खेती हो गई साहब, उसका असर पड़ेगा तो महाराष्ट्र के पूरे इलाकों में पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो है, टेक अवे मेरा जो है, वो फॉर्च्यून्स ऑफ द फीफडम्स है। यानी महाराष्ट्र में तमाम इलाके ऐसे हैं जो किसी परिवार या किसी व्यक्ति के दबंगई से चलते हैं। यानी वो यूपी बिहार वाली दबंगई नहीं साहब, ये दबंगई दूसरे तरह की है। ये स्कूल चलाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लैंड उनके पास है, रिसोर्सेज वो कंट्रोल करते हैं, और उस कारण से उनकी वहाँ एक राजनीतिक छाप है। तो अब अगर आप कहें कि अखिलेश यादव रीजनल छत्रप हैं उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे रीजनल छत्रप हैं। अब मैंने उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई, यानी जल्दी बता देता हूं आपको। बारामती में जैसे पवार फैमिली के छत्रप है। लाटूर में विलासराव देशमुख हैं एक तरफ, उनके 2 पुत्र हैं, दोनों लाटूर सिटी और लाटूर रूरल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ शिवराज पाटिल जो कि गृह मंत्री थे इस देश के, उनकी फैमिली की बहू जो है, शिवराज पाटिल की बहू जो है अर्चना पाटिल चाकुरकर, वो चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब ये परिवार जो है बड़ा डोमिनेटिंग परिवार है। अब चुनाव के दौरान, जब वोटिंग से पहले कैंपेन के दौरान, मैंने अमित देशमुख जो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और काफ़ी पॉपुलर नेता थे महाराष्ट्र के, उनसे बात करी तो देखिए उनका ये कहना था। अमित, कितना बदलाव आया है लातूर की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दशकों में, जब आपके पिताजी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करते थे? मुझे लगता है उनका समय बहुत अच्छा था, साफ सुथरी राजनीति थी और लोग एक विचारधारा के साथ टिके रहते थे। महाराष्ट्र में, भारत में आजकल जो चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि लातूर की राजनीति इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि पीयूष गोयल जी कैंपेन करने आए हैं, जो हमें बॉम्बे में धोखा देगा इंटरव्यू देने से। यहाँ पे लेना इंटरव्यू। ऑल वेल, ऑल वेल। क्या राहुल? आई विल कम टू योर प्रोग्राम। क्या रहा? See you, sir. चल। Yes, how are you? How are you? Good, sir. You cut your hair? No, Ritesh is different. जी अमित, आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि विलासराव देशमुख साहब का ज़माना अच्छा था, साफ सुथरी राजनीति होती थी, लोग एक विचारधारा के साथ रहते थे। कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है क्या इस इलाके में, रोड्स और नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में? अब जैसे ये कांग्रेस का गढ़ है लातूर, जैसे लातूर शहर विधानसभा है, लातूर ग्रामीण विधानसभा है, तो यहाँ पर जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट मिलता नहीं है और झगड़ना पड़ता है। फिर भी हमने 2400 करोड़ के काम हमने लातूर शहर में किए। अमित देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं अर्चना पाटिल चाकुरकर, जो शिवराज पाटिल कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, गृह मंत्री थे देश के, उनकी बहू हैं। मुझे ये बताइए कि वॉज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू? मुश्किल फैसला था बीजेपी ज्वाइन करना? यानी बहुत ही स्टीप्ड इन कांग्रेस ट्रेडिशन फैमिली है आपकी। जी, मुश्किल था, ज़रूर था। I took my 7 years. This decision was coming for 7 years. Is it also कि कांग्रेस में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि देशमुख परिवार का कंप्लीट कंट्रोल है बोथ लातूर सिटी और लातूर रूरल पे? कांग्रेस का ही स्पेस नहीं है तो उसमें मुझे स्पेस मिलने का सवाल ही नहीं था। यहाँ एक परिवार ने हर चीज़ को कैप्चर कर लिया है। इस पूरी बैटल ऑफ द फैमिलीज में, परिवारों की लड़ाई में जनता क्या कह रही है? अभी थोड़ा महंगाई कम हुआ? महंगाई झाले
की का करावं गरिबानं सांगा बरं गोरगरिबानं का खावं एवढं तेल झालं 150 रुपये सोले झाले 150 रुपये क्या परेशानी था लातूर में सबसे ज़्यादा? पहली परेशानी पानी, जो बोले कि वो पानी आ जाएगा अभी पानी नहीं आया। पानी आता है 8 दिन में 15 दिन में। एक लड़की बहन योजना चलाया तो उसका पैसा आया लोगों के पास? 70 बार है। तो उसका कुछ असर पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। क्या असर? आज तक कोई ऐसा ये ऑफर नहीं दिया आज तक। लातूर में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लातूर में सर कचरे का मुद्दा है। पहला कचरा गटार साफ करते नहीं, पानी लातूर में पानी लेने आए उन्होंने, इसलिए हमको कांग्रेस वाले मतदान नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री था, बाद में शिवराज पाटिल गृह मंत्री था, अभी उसकी बहू यहाँ पे बीजेपी से ठहरी। ये दोनों भी चट्टे बट्टे। आपको लगता है कि बीजेपी का और कांग्रेस का साठगांठ है? हाँ साठगांठ है, एक सापनाथ है एक नागनाथ है। और ये सबसे बड़ी बात ये कचरा लातूर में, अगर सबसे बड़ी बात अगर क्या है तो लातूर में कचरा है, आदमी से ज्यादा कचरा है लातूर में। क्या आपको लगता है कि बीजेपी काम कर सकती है यहाँ पे? काम तो बहुत करती है और बीजेपी ने यहाँ पे सहूलतें भी बहुत दी है। हम ऐसा नहीं बोलते बीजेपी खराब है, बहुत अच्छी है बीजेपी। लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं कि अभी जो पुराने कैंडिडेट छोड़कर नए कैंडिडेट को कुछ चांस दो ना तुम। बीजेपी तुमको लाड़की बहन के पैसे दे रही, इधर से ली रही इधर से दी रही, समझ में आया तुम्हारे? 3000 दे रहे, इधर से 6000 वसूल कर रहे। नौकरी पेशा वहाँ के लोगों को मिला? नौकरी पेशा अभी मिल रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म करने वाले बोल रहे। कौन कह रहा है? अभी ये सब तरफ बोल रहे हैं ना, अभी बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन खत्म। अब कैसा है, परिवारवाद है। इलासराव के बाद अमित के बाद रितेश के बाद उसका बेटा, उसके बाद बेटा, ये कितने दिन परिवारवाद की गुलामी करेंगे? इसी तरह से कोंकण इलाके में राणे फैमिली है। बीजेपी में आ गए थे नारायण राणे, उनके बेटे नीतीश राणे, नीलेश राणे, मिलिंद देवरा हैं, मुरली देवरा के सुपुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ। ये भी बैटल ऑफ द टाइटन्स है। तो ये परिवार कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, ये जो जमींदार हैं इलाकों के, चुनावी जमींदार जिन्हें मैं कहूँगा, वो कैसा करते हैं, इस पे भी चुनाव बहुत डिपेंड करेगा। इसके बाद आती है एक लाभार्थी योजना। ये लाभार्थी योजना है लाड़की बहन योजना, जिसको शुरू किया एकनाथ शिंदे सरकार ने। कहा यह जा रहा है कि बेरोजगारी और जो एग्रेरियन रूरल डिस्ट्रेस है और इन्फ्लेशन, ये 3-4 जो नेगेटिव्स थे लोकसभा चुनावों में जिन्होंने नुकसान पहुंचाया महायुति को, ये लाख सवाल का एक जवाब है। 1500 रुपये प्रति माह, और इसमें सिर्फ वायदा नहीं किया, फायदा एमवीए को इसमें यह है कि पैसा पहले ही दे दिया गया है, यानी टका हाथ में पहुंच गया है। और कहावत सुनी होगी आपने कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। इसके मुकाबले पहले तो कांग्रेस ने कहा कि कहां से पैसा आएगा, एमवीए ने कहा कि ये राज्य सरकार के बजट को तबाह कर देगी। एक कांग्रेस और एमवीए ने बाद में रियलाइज किया इसका पोटेंशियल, कि सीधा पैसा हाथ में जा रहा है, और स्कीम को अनाउंस करना और सचमुच पैसा पहुंचा देने में फर्क पड़ता है। 2.5 करोड़ गरीब महिलाओं को इसका फायदा अगर कुल पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं महायुति सोच रही है कि उसको इससे फायदा आएगा। 1,75,00,000 के करीब महिलाओं का एक वर्ग है, जिसमें से अगर 1/3 या आधों ने भी वोट दिया तो वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा महायुति का, और इसका फायदा आएगा। अब आते हैं टेक अवे नंबर 4 पे। ये है एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट, यानी किसानों में रोष या उनकी परेशानियां, और उसमें सोयाबीन एक बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले देखिए कि लातूर इलाके में एक किलारी इलाका है, गांव है। एक बहुत भयंकर भूकंप आया था 90 के दशक में, जिसमें एपिसेंटर किलारी गांव था। किलारी गांव पूरा तबाह हो गया था। 1700 के करीब लोग उस गांव में मारे गए थे। सालों तक वो बेघर रहे, टीन के शेड्स में रहे। कुछ सालों बाद गांव से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर उनको दिल्ली टाइप के मकान मिले, एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, जो कि उनको रास नहीं आए। उन्होंने कहीं से टीन जोड़ के अपने गाय भैंस पालने, चारा रखने, तमाम अनाज रखने के लिए रिहाइश बनाई। वहाँ पे हमने कुछ किसानों से बात करी।
अब सोयाबीन का मुद्दा उन्होंने हमें बताया कि एक बड़ा मुद्दा है। उनको एमएसपी जो सरकार ने अनाउंस की है उतना पैसा, बल्कि उसका आधा पैसा मिल रहा है, तो वो किसान नाराज़ हैं। अभी इसको रेट भी नहीं है सोयाबीन को। एक तो डैमेज निकला पानी से, बारिश गिर गई ज़्यादा, इसी वजह से पूरा ब्लैक निकला ये। अच्छा, ये जो सोयाबीन रहता है ये वाइट रहता है, ये पानी की वास्ते से ब्लैक हो गया पूरा। इसको मार्केट में रेट भी नहीं है। अच्छा, तो ये पानी में क्यों पड़ा रहा? बारिश ज़्यादा हो गया ना, निकालने के समय में कैसा रहता है, बारिश खुल गया तो सोयाबीन अच्छा निकलता है, नहीं तो बाद में पूरा ब्लैक निकलता है। तो ये कितना टाइम खेत में रखा था? ये अभी इसको निकालने को कम से कम 3 महीने लगता है, बारिश की वजह से 4 महीने हो गया। तो आप यहाँ क्यों नहीं ला पाया? बारिश है ना, बारिश की वजह से नहीं लाया। तो रास्ता नहीं है क्या? रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जाती अंदर खेत में। वैसे सोयाबीन, अच्छा सोयाबीन का कितना मिलता है? सोयाबीन अच्छा निकाला तो कम से कम 5,000 तक जाता है। 5,000 रेट, 5,000 क्विंटल। अभी खराब हो गया तो कितना मिलेगा? अभी इसको 2700-28 को भाव है रेट। पांचवा टेक अवे जो चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा कि चुनावों, लोकसभा चुनावों की हार के बाद जहां महायुति की जमीन खिसकी, तो महायुति ने अपनी स्ट्रैटेजी रीवर्क करी, पूरी ड्राइंग बोर्ड पे जाकर के लाभार्थी योजना, दलित आउटरीच, ओबीसी कंसोलिडेशन जैसी तमाम चीज़ें महायुति ने अपने ज़मीन पे उतारी। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया। तो सोयाबीन बहुत बड़ा इशू नहीं दिखा कांग्रेस का या एमवीए का, उसकी जगह मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें ज़्यादा दिखाई दी। यानी सोयाबीन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन एक मुझे चीज़ दिखाई दी। यानी कांग्रेस और एमवीए को लग रहा था कि जो मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देगा बीजेपी दिल्ली में, केंद्र में, उसी मुद्दे को रिपीट करते ज़्यादा दिखाई दिए। और मैं ये कहूँगा कि कहीं उनकी स्ट्रैटेजी में कोई बहुत ज़्यादा नयापन जो है नहीं दिखाई दिया। छठा फैक्टर जो वो आरएसएस का रोल है, मैं उस पर बात कर चुका हूँ कि 60,000 के करीब जो जिस तरह से ग्राउंड पे मीटिंग करके एक समन्वय बिठा करके टारगेटेड ग्रुप्स जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लोकसभा चुनाव में, उनको टारगेट करके एक बड़ा फोकस्ड काम आरएसएस ने वहाँ किया है। मराठा आरक्षण, ये मेरा 7वां टेक अवे है कि मराठा आरक्षण एक बड़ा इशू है, खासकर मराठवाड़ा में, जो कि एमवीए को फ़ायदा पहुंचा सकता है, जहां पे लोकसभा के चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन था। ये मराठा आरक्षण क्या है? ये मनोज जरांगे पाटिल हैं, मराठा नेता हैं, यंग हैं। कहा जाता है कि वो एक समय पे जो थे वो छोटा सा काम किया करते थे, रिजर्वेशन मूवमेंट में काम करते थे, उन्होंने चलाया, वो काफ़ी सक्षम रहा, बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ, वेटर हुआ करते थे होटल में। ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, मराठा जो है, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा महायुति को हिट करेगा, एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को फिट करेगा। इसके खिलाफ इसीलिए बीजेपी ने जो है वो ओबीसी कंसोलिडेशन किया है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन साहब एक बड़ी परेशानी का मुद्दा है। परेशानी का मुद्दा इस तरह से है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें शिवसेना और एनसीपी दोनों में टूट हुई थी। लोकसभा में सबसे अच्छा रेट ऑफ टर्नओवर जो है, यानी कैंडिडेट के मुकाबले जीत के आने वाले, वो थे एनसीपी के, उसके बाद थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद थे शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के। अब हुआ ये है कि क्लैश हुआ शुरुआत में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट में, यानी उद्धव ठाकरे में, और कांग्रेस के बीच में। शिवसेना ज़्यादा सीटें मांग रही थी। अब बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फ़ायदा उठाती है। शरद पवार जो कि शायद 60 सीटों पर तैयार हो जाते, उन्होंने मौका देखा और उन्होंने एक 85 का फॉर्मूला निकाल दिया। उसमें जोड़ तोड़ होने के बाद कांग्रेस 102 के करीब पहुंची है, यूबीटी 90 के करीब है, लेकिन परेशानी उसमें उभरी है। ये मैं नहीं कह रहा, परेशानी ये उभरी है कि शिवसेना यूबीटी ने कहा यह जा रहा है महाविकास अघाड़ी के घटकों द्वारा, यानी खासकर कांग्रेस के द्वारा, कि उसने अपनी जीत से मुकाबले कई ज़्यादा सीटें जीत ली हैं।
क्या फैक्टर है ये कि जब टूट हुई थी जून 2022 में तो सिर्फ 14 विधायक बचे थे शिवसेना यूबीटी के पास, 90 सीटें लड़ रही है। तो महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस के घटक कहते हैं कि उनके पास 30-40 तक तो अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद 90 सीटें लड़ रही है, तो वहां कैंडिडेट्स को उसको ढूंढने में मुश्किल हुई है। और उसके कैंडिडेट जो उतरे हैं, खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ, वो कमजोर हैं। सीट शेयरिंग में जो कुछ हुआ है, इसके परिणाम जो भी बीजेपी को और उनके अलायंस को फायदा मिलेगा वो उसके आधार पर, नहीं तो महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया कि इनको सुपड़ा साफ करने। टेक अवे नंबर 9 कि बीजेपी ने इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुद्दे महाराष्ट्र में उतारे, यानी लखनऊ का मुद्दा मुंबई में लैंड किया। और वो क्या था? बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक लेवल पे महाराष्ट्र के अंदर 2014 में बीजेपी की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। उस परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वहां हिंदुत्व फैक्टर नहीं था, कांग्रेस सरकार से नाराजगी थी। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम महायुति के घटक, अजीत पवार या अगर बीजेपी की उम्मीदवार अर्चना पाटिल चाकुरकर जो लातूर से चुनाव लड़ रही हैं, या बीजेपी की नेता तमाम हैं अलग इलाकों में, उन्होंने भी इस स्लोगन को रिजेक्ट कर दिया। यानी मुस्लिम कंसोलिडेशन के खिलाफ अगर एक रिवर्स पोलराइजेशन की बीजेपी की कोशिश थी, वो वर्क नहीं करी है। यानी क्या है? ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व नहीं है महायुति में, यहां पे फिर इसलिए मैं कहूंगा कि ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक इलेक्शन है। क्यों? हिंदुत्व ब्रांड तो है, एकनाथ शिंदे हैं, वो बाला साहब ठाकरे के अम्ब्रेला के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व है, लेकिन महाराष्ट्र ब्रांड हिंदुत्व है, उत्तर प्रदेश या बाहर के ब्रांड का नहीं है। इसके बाद आखिरी टेक जो है मेरा, वो है एकनाथ शिंदे फैक्टर। 2022 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सबने कहा था 15 सिंह नहीं चल पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जैसे जो मजे हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो रिमोट कंट्रोल से उनको चलाएंगे। एकनाथ शिंदे ने ये भ्रांतियां तोड़ दी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया इस पीरियड में, खासकर लाड़की बहन योजना को पायलट करके, कि वो एक नई ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, नई पार्टी के साथ में ड्राइव कर रहे हैं, जिसके कारण वो बीजेपी का कंपल्जन बन गए हैं। बीजेपी को उनको इस पूरे चुनाव में जिस भी स्टेज पे खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्हें एड्रेस करना पड़ा एज चीफ मिनिस्टर। इसके लिए आइए बात करते हैं डैनियल फ्रांसिस से। डैनियल फ्रांसिस जो है वो काफ़ी पार्ट हिस्सा रहे हैं महायुति के कैंपेन का, खासकर एकनाथ शिंदे ग्रुप के। डैनियल, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। क्या आप कहेंगे कि ये हाइपर लोकल इशू इलेक्शन है या मल्टी फैसेटेड इलेक्शन है? जब इलेक्शन लोगों को समझ में नहीं आता तब उसको लोकलाइज करने की कोशिश की जाती है, उसको हाइपर लोकलाइज करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कैंपेन महायुति जब से बनी है तब से उसके खिलाफ जो चल रही है, वो 2.5 साल से चल रही है, और वो एक दिन भी रुकी नहीं, एक दिन भी नहीं रुकी। उस पॉलिटिकल कैंपेन का फायदा लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को होते हुए दिखा। उसके बाद से जो कैंपेन में बदलाव आया और जो इलेक्शनरिंग में बदलाव आया, ये इलेक्शन पिछले 1 महीने में नहीं लड़ा गया है। ये इलेक्शन जब से लड़ा गया है, जब से ये सरकार बनी थी, जब ये पिछले 4-5 महीने में, जब एकनाथ शिंदे जी ने इस इलेक्शन का नैरेटिव ही बदल दिया और पूरा इलेक्शन जो एक एनडीए बनाम महाविकास आघाड़ी इलेक्शन था, उसको एकदम लोकल कर दिया। ये 3-4 जो मुद्दे हैं, इन पे क्या क्या रिकवरी पॉइंट्स हैं जो आप कहेंगे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति ने रिकवरी की है? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि मराठा आंदोलन लोकसभा के वक्त अपने चरम पे था, जो लोकसभा के बाद ठंडा होता हुआ दिखा।
जो पोजीशन जरांगे ने ली कि मैं अभी कैंडिडेट्स नहीं दूंगा, उसके बाद ये इलेक्शन लोगों के बीच चला गया और अब उनको फैसला करना था वो किस पार्टी को या किस अलायंस को ये मानते हैं कि ये हमारे साथ सामाजिक न्याय कर सकते हैं। और जो स्टीम थी जरांगे पाटिल की कैंपेन की, वो थोड़ी कम होती हुई दिखती है। आप इलेक्शन के जो 1 महीना था उसमें जरांगे पाटिल वॉज नॉट अ पार्टी, वो पार्टी नहीं थी। दूसरी बात ऐसे कि मुस्लिम दलित कंसोलिडेशन जो लोकसभा में हुआ था, जिसका फटका बहुत ज्यादा पड़ा था, इस बार आप देखेंगे कि दलित मुस्लिम कंसोलिडेशन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कंसोलिडेटेडली कि ऐसा नहीं हुआ है? हमारा डेटा इस तरह कहता है कि जो हमने फिर आगे जाके जो कैंपेन चलाई, चाहे दलितों के बीच में हो, मुसलमान महिलाओं के बीच में हो, मुसलमानों में भी हो, पॉजिटिव कैंपेन भी चलाई है। स्कीम्स की इम्पैक्ट, आपको गवर्नेंस का इम्पैक्ट, जब आपको अगर एक नैरेटिव को एक नल एंड वाइड करना है तो आपको एक फैक्चुअल कैंपेन चलानी पड़ती है। लोकसभा में अगर हम देखें तो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है मिनिमम, वहां पे 1 या 2 मुस्लिम दलित बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने जो इफेक्ट एक लोकसभा कैंडिडेट के ऊपर किया महायुति में या महाविकास आघाड़ी में, वो फर्क अभी हमको यहाँ नहीं दिखते। आरएसएस का जो एक विड्रॉल था 2024 के लोकसभा चुनाव में, एज एन एलाई, क्या आपको डिस्टेंस से लगा कि आरएसएस वाज more present on the ground backing the Mahayuti's effort? Two things. One is Maharashtra is definitely in the backyard of the RSS, but it is not the stronghold of the RSS. Okay. Like I would say Gujarat or Madhya Pradesh. Second thing is that in the Lok Sabha पूरा withdrawal था RSS का, लेकिन इस बार RSS ने बढ़ चढ़ के काम किया और विदर्भा में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम किया है और उसके इफेक्ट विदर्भा के इलेक्शन में पड़ सकते हैं। आरएसएस माइक्रो लेवल पे काम करता है और आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत ऐसे वोटर्स पे लगाई जो लोकसभा में उनसे नाराज हो चुके थे और उन्होंने वो काफी हद तक सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं। ये पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म और पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर जो महायुति ने एक नैरेटिव तैयार किया, उसका फायदा महायुति को आने वाले वक्त में जरूर होगा। लाड़की बहन योजना कितना स्केल्स को टिल्ट करेगा महायुति के लिए और क्यों? लाड़की बहन योजना के बेनिफिशियरीज लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताना चाहता हूं कि महिलाएं एज अ बेनिफिशियरी टर्न इनटू लॉयल वोटर्स। फायदा हो रहा है ये मैं मान सकता हूं, लेकिन कितना फायदा हो रहा है? यानी 10 में से कितनी महिलाएं आपकी तरफ आ रही हैं? 2.5 करोड़ महिलाएं हैं और हम लोग अगर आधी महिलाएं भी वोट करती हैं, मुझे लगता है, तो जिस तरह वोटिंग हुई है, 5.5-6 करोड़ वोटिंग हुई है, 1 करोड़ वोट मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है। यानी ये 1 करोड़ आपके साथ नहीं थे पहले लोकसभा में? नहीं, लोकसभा में थे, लेकिन उतने नहीं थे कि जितने जिता पाए। क्या ये बेटर नहीं होता, आपको लगता है, कि अगर एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर फेस बना के ले जाया जाता? क्योंकि ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो यानी एक टाइम हमने इंटरव्यू भी किया था जब एकनाथ शिंदे जी का, उनको बताया था ये बात कि एक समय पे जिस नेता को लोग राइट ऑफ कर रहे थे कि 15 दिन नहीं चलेगा, देवेंद्र फडणवीस रिमोट कंट्रोल करेंगे, वो नेता हैज इमर्ज्ड एज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस, even more than any BJP leader in this election. क्या आप मानते हैं बात? Eknath Shinde is not just popular in the state, but has made a mark on the national politics. महाराष्ट्र में जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, पर्टिकुलरली एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर्स, वो अब इतिहास में जमा है and they are forgotten and they are irrelevant. But ये जो एकनाथ शिंदे जी को जानते हैं, मानते हैं, ये बात उन्हीं को पता है कि एकनाथ शिंदे जी को
आप राजनीति में हल्के नहीं ले सकते। बट वाई डिडंट यू पीपल, आप लोगों ने फिर कन्विंस क्यों नहीं किया बीजेपी और अजीत पवार को कि एक सीएम फेस के तौर पे उनको चलाया जाए? मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कोलिशन गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग रूल है कि प्रीपोल अलायंस करो और पोस्टपोल लीडरशिप डिसाइड करो। उससे तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां, 10 पार्टियां जो प्रीपोल में रहती हैं, वो एक तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकती है, कंफर्टेबली काम कर सकती है। जब एकनाथ शिंदे जी को डिक्लेयर करने से फायदा होता, ये मैं बड़ा मानता हूं इसका फायदा होता, लेकिन न डिक्लेयर करने के पीछे भी कुछ थिंकिंग जरूर होगी। शिवसेना एकनाथ शिंदे के अंडर कितनी सीटें लड़ रही है और कितनी सीटें जीतने की आपको उम्मीद है? और दूसरी तरफ आपको क्या लगता है शिवसेना यूबीटी कितनी लड़ रही है, आपको कितनी उम्मीद है? क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल डेटा होगा कि अगर जो भी फैक्शन ज़्यादा सीटें लेता है वो मूड बता देगा वोटर्स का वो किस डायरेक्शन में है। I want numbers, rough numbers, but numbers. I give you numbers. Eknath Shinde ji is fighting around 84-85 seats. He will not be a party less than 60 seats, I think. That's a very high turnover rate. Well, it's a very high turnover rate because I know one thing, that combination vote भी कहाँ पड़ रहा है, combination vote कहाँ पड़ रहा है with regards to Uddhav Thackeray. उद्धव ठाकरे, जितना आप देखेंगे कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे और शिंदे जी का स्ट्राइक रेट उससे बेहतर था। उद्धव ठाकरे का ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब था, उन्होंने 21 सीटें ली, 21 सीट्स, बट ही कुड नॉट क्रॉस द डबल डिजिट। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे इस हालत में 90 सीटें जीत रहे हैं, 14 उनके पास सीटिंग है और 76 उनके नए चेहरे हैं। उनमें से मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 40 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाएगी। तो आप फाइनल पिक्चर क्या देखते हैं, महायुति वर्सेस एमवीए? फाइनल पिक्चर, आप लोकसभा में जाएंगे, एक आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत हाई होता है, उतना है असेंबली में आएंगे तो आपको गवर्नेंस प्लस आइडियोलॉजी, और म्युनिसिपल और ग्राम लेवल पे आएंगे तो आप आइडियोलॉजी को पूरी तरह भूल जाएंगे, सिर्फ गवर्नेंस पे वोट देते हैं कि मेरा काम कौन करेगा, मेरा निगम पार्षद कौन करेगा। तो वो काम कॉम्बिनेशन में मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी, मिक्स ऑफ दिस, आई थिंक महायुति इज क्रॉसिंग 160 मार्क, इट विल बी एनीथिंग बिटवीन 160 and 180। मेरा आखिरी सवाल, इस चुनाव में हमने एक और बात देखी कि बीजेपी एक ब्रांड ऑफ हिंदुत्व जो वो यूपी में यूज कर रही है उसको वो महाराष्ट्र लेके आई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो बढ़िया होगा, एंड ऑल दैट दोस थिंग्स केम इनटू प्ले। मगर हमने देखा कि ग्राउंड में उसका इम्पैक्ट नहीं है, यानी यूपी ब्रांड ऑफ हिंदुत्व महाराष्ट्र में काम नहीं कर रही है। लेकिन आपके कहने के अनुसार शिवसेना अंडर एकनाथ शिंदे ब्रांड ऑफ हिंदुत्व इज वर्किंग। इज दैट अ फेयर असेसमेंट? सिर्फ एक बार 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिला, 124, 22-24 या राइट। उस वक्त नैरेटिव क्या था, उसमें कोई बटेंगे नहीं थे, कोई कटेंगे नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। They became an alternative to the misgovernance of Congress party. Basically, it was a vote that Congress should not come to power. और कांग्रेस आएगी तो हालत खराब हो जाएगी। It was also a vote against NCP. NCP's misgovernance. हाँ, इसीलिए लोगों ने तब तो इलेक्शन सब लोग अलग अलग लड़े थे, बीजेपी भी अलग लड़ी थी और शिवसेना भी अलग लड़ी थी, सबको वोट दिए, युति तोड़ दी थी उद्धव ठाकरे ने।
और जो एंटी कांग्रेस फोर्सेस थे, एंटी एनसीपी फोर्सेस थे, उनका पूरा ये, बिकॉज द पीपल वांटेड टू रिप्लेस। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को इसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस को एक्सपोज करके एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर उनके गवर्नेंस को लेकर है, तो लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को क्या चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों में क्या चलता है, इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। तो ये थे मेरे 10 टेक कि कौन जिताएगा किसको, कौन सा मुद्दा किसको घाटा पहुंचाएगा। अब मुझसे अगर आप पूछें कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैं छोटी सी एक रिस्क लूंगा कि मार्जिन्स बहुत बढ़िया नहीं होने वाले, और ये खतरे की घंटी है साहब। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में एक बड़े नेता जो हैं वो पकड़े गए नोट बांटते, यानी मामला जांच हो रही है। एक जगह शराब पकड़ी गई बड़े नेता के घर में। बिटकॉइन कंट्रोवर्सी कहा गया बीजेपी के द्वारा कि विपक्ष के नेता जो हैं वो बिटकॉइन के जरिए हवाला से पैसा मंगवा रहे हैं। तो साहब ये तभी होता है जब कांटे की टक्कर हुआ करती है। तो कांटे की टक्कर में मैंडेट किसके हाथ में जाने वाला है नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर महाविकास आघाड़ी को सरकार बनानी है तो अपना मार्जिन बेहतर रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सुना है कि संदूक नोटों से भरे हुए रखे हुए हैं, मोल तय हो रहा है, और सरकार अगर मैंडेट, अगर वर्डिक्ट जो है वो हंग होता है, तो साहब सरकार नेता नहीं नोट तय करेंगे। तो ये थी हमारी जिस्ट की खास पेशकश। महाराष्ट्र के चुनावों में 23 तारीख को वर्डिक्ट सामने आएगा। देखते हैं साहब कि जनता का, महाराष्ट्र की जनता का क्या मूड था, उसने क्या फैसला किया, उसके बाद किसका क्या भविष्य होगा। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक करिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, पता लग जाएगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना तो आप लोगों पर है, अगर आपको लगे तो थोड़ी संख्या सब्सक्राइबर्स की हमारी बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।